बहुत ही किसी को ब्लेम करते हुए नहीं है, बहुत बहुत बारीकी से लिखी हुई है, जिसमें हमें दिखे अपराधी कौन पहला है, जा रे एकाकी। इस पर बहुत लोगों की भ्रुकुटियाँ तान गई। छी मम्मी तुम गंदी हो, साधो ये मुर्दन के गांव, अलगमारी और चांद, ये कहानियाँ हैं। इसमें छी मम्मी तुम गंदी हो, मेरा ध्यान इस पे गया। ये पूरी कहानी मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। ये कहानी है एक ऐसी अपराधी की जिसका नाम है जानकी। पता नहीं उसका नाम जानकी होगा या नहीं, या लेखिका ने खुद लिखा होगा, लेकिन जानकी नाम की ये अपराधी अपने अपराध के लिए बिल्कुल भी ग्लानि में नहीं है, उसमें ज़रा भी अपराध बोध नहीं है। लेखिका को बहुत ही हैरानी होती है कि जिसने अपराध क्या है, तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। मतलब प्रेमी ने हत्या की और उस समय वो उसने पूरी स्थिति बनाई। दुनिया भर में आप देखेंगे तो क्राइम फिक्शन या रियल क्राइम के वीडियोस बहुत चलते हैं। यूट्यूब के बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले मिलियन व्यूज़ में से वही कई होते हैं जो रियल क्राइम को के ऊपर डिस्कस करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। इसमें पूरा क्राइम सीन कैसे है, ये जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, उसी के शब्दों में है कि कैसे उसने प्लान बनाया, कैसे वो सोया हुआ था, कैसे उसका प्रेमी कहाँ छिपा हुआ था, कैसे उनके बीच में उनका बच्चा सोया हुआ था, और जब उसका गड़ासा उसके गले पे पड़ा तो उसके खून की छींटे उसके बच्चे की मुट्ठी पे आ गई। ये पूरे डिटेल्स है, और जो ये स्त्री जानकी इस डिटेल्स को बता रही है, लेखिका सिहर जाती है, लेकिन उसको लेश मात्र भी जरा सी भी ग्लानि नहीं है। बतौर पाठक हम सोचते हैं कैसी है औरत, एक हत्या की, चाहे वो व्यक्ति कितना भी नापसंद हो आपको, आप हत्या नहीं कर सकते उसकी। बहुत सारे तरीके हैं शादी से बाहर आने के, या किसी भी चीज़ से, किसी टॉक्सिसिटी से बाहर आने के, लेकिन किसी की हत्या नहीं की जा सकती है। ये किसी भी सभ्य समाज में स्वीकृत करने की बात नहीं है, और करने वाले के मन में कोई भी अपराध बोध नहीं है। तो इसका कारण क्या है? और जैसे ही आप बतौर पाठक, मैं जो कि अहिंसक हूँ, गांधीवादी हूँ, मुझे हिंसा से तकलीफ है, उसे ऐसा लगता है कि क्यों किया है उसने, तो यहाँ लेखिका सफल हो जाती है, क्योंकि वो उस अपराधी को एक मनुष्य के रूप में, एक चरित्र के रूप में गढ़ रही है। और हम देखते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत पतली सी किताब है, 5 कहानियाँ, आपकी दिलचस्पी है तो सब चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, कुछ आपके लिए भी रखूंगी। तो अगर आपको शिवानी में क्यों एक अपराधी में भी उसके प्रति वो हमारे अंदर, उनके अंदर भी सहानुभूति नहीं हुई थी, सहानुभूति नहीं हुई थी, बस वो उसकी कहानी कह रही है कि ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोगों को भी सुनना या मौका रहते ही संभालने की ज़रूरत है। क्योंकि वो बच्चा, पढ़ते हुए मैं भी उस बच्चे के बारे में सोचने लगी जो अपने माता पिता के बीच सोया था, जो उठा तो उसकी हथेलियों पर खून था, जो पूरे कमरे में खून के छींटे देख रहा होगा। वो कितना ट्रॉमेटिक बचपन था। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसका बचपन कैसा अंधेरा होगा, और जिस प्रेमी के साथ मिलकर उसने किया, वो प्रेमी क्या वो उस शोषित नहीं हुआ? अगर ये लड़की, अगर ये स्त्री जो अपराधी है वो शोषित है एक बेमेल विवाह की या एक हिंसक घरेलू संबंध की और बार बार घरेलू हिंसा की, तो क्या वो भी शोषित नहीं हुआ है जो 12वीं में पढ़ने वाला लड़का है और जो एक बड़ी स्त्री के साथ प्रेम में है? बहुत बहुत पार्टी है जिसके साथ काम करते हैं, मेरे बहुत सारे युवा मित्र हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, लड़के तो बहुत मैच्योर हो जाते हैं। अगर स्त्री बड़ी भी उम्र की है और लड़का छोटा उम्र का है और प्रेम संबंध में, तो हमेशा मानिए कि लड़के का ही इन्वॉल्वमेंट है। मेरा ऐसा नहीं मानना है। मैनिपुलेशन कोई भी कर सकता है। अगर एक 40 साल की स्त्री है और एक 18 साल का लड़का है, तो शारीरिक रूप से लड़का कितना भी विकसित हो, मानसिक रूप से वो मैनिपुलेशन का ही शिकार होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हो रहे होते हैं जिसकी अभी उसको समझ नहीं, अबोध है। तो आप कह सकते हैं कि उसके दिमाग में, उस 100 में से 2 लड़कों के दिमाग में ऐसा आता होगा अर्थ में कि मुझे इस्तेमाल किया गया। सबके दिमाग में नहीं आता होगा, सबको लगता होगा कि मैंने तो एंजॉय कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ सेक्स को, हमारे यहाँ शारीरिक संबंधों को ऐसा टैबू बनाया जाता है कि उसको लेकर इतनी जिज्ञासा और जुगुप्सा होती है, स्त्री देह को लेकर ही इतनी जुगुप्सा होती है कि लोगों को लगता ही नहीं कि वो इस्तेमाल हो गए हैं। फिर
मैं भटक रही हूँ, उधर मुझे नहीं जाना है, लेकिन अपराधी भी मनुष्य होते हैं और मनुष्य किस किस तरह के होते हैं उसको आप देख सकते हैं। एक छोटा सा संस्मरण है गुरुदेव का जो मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी बहुत है तो मैं सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, हमारी दिक्कत है होती है ना कि हॉस्टल के खाने अच्छे नहीं होते हैं ना, हॉस्टल के खाने में दिक्कत तो होती है, कहीं नहीं कहीं तो हम भूल जाते हैं। तो शिवानी जब शांति निकेतन में पढ़ती थी तो भले ही बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन उनके हॉस्टल के खाने में रोज आलू परवल मिल रहा था। अब कहाँ तो तमाम नवाबों के यहाँ पली बढ़ी, कहाँ तो पहाड़ पे रही, तमाम मसाले और जो मसालों का जिक्र करती हैं उनकी खुशबू बताती हैं, और कहाँ बंगाल में आलू परवल की खट्टी मीठी पानीदार सब्जी जिसको तरकारी कहते हैं रोज रोज खा खा कर उग गए। तो एक दिन ये सब इस समस्या को लेकर जिसके पास गए, इस समस्या को समस्या नहीं माना गया, तो अंत में पहुंचे गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने उनको स्नेह से बिठाया, मैं उन्हीं के शब्दों को पढ़ रही हूँ। गुरुदेव ने हमें स्नेह से बिठाया, नृत्य की भांति प्रिय नृत्य बनमाली को कांच की बरनी लाने का आदेश दिया। हम में से प्रत्येक को एक एक टॉफी मिली, फिर आने का कारण पूछा। कहो कैसे आई हो, किसी साहित्य सभा का सभापतित्व कराने, या फिर तुम्हारे किसी धोबी की उंगली में सुई चुभ गई है। गुरुदेव ने भी मजे लिए, थोड़ी चुटकी ली। कुछ दिन पहले ही उनके हॉस्टल के धोबी की उंगली में किसी छात्रा की असावधानी से रुमाल में घोपी गई सुई चुभ गई थी। छात्रा सिल रही हुई रुमाल उसी में छोड़ दिया, उसको चुभ गई और उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो सबने चंदा किया, उसको कोलकाता इलाज के लिए भेजा। गुरुदेव ने चंदा दिया था। इसी बात पर उन्होंने चुटकी ली कि क्या फिर किसी धोबी को सुई चुभा के आई हो। तो फिर सबने थोड़ा हंसे और खिसियाकर चुप हो गए, और फिर उन्होंने कहा जैसे भी हो हमें तो इस आलू परवल से मुक्ति दिलाइए। शिवानी ने फटाक से सबसे छोटे होने का फायदा उठाया और बोल दिया जैसे भी हो हमें इस आलू परवल से मुक्ति दिलाइए। एक तो हम उत्तर प्रदेशी छात्र छात्राओं का वैसे ही बुरा हाल, अरहर की दाल और बैगन को तरसते प्राण कंठागत थे, उस पर आलू परवल की खट्टी मीठी सब्जी। आज निरंतर 1 महीने से हमें केवल आलू परवल मिल रहा है। जिस सब्जी में देखिए आलू आलू आलू। हमने कहा। अचानक आलूदा धोती का पोंचा संभालते हुए दिखे, तब से गुरुदेव को प्रणाम किया। वहाँ पे गुरुदेव के पास बैठे हुए थे आलूदा, उनका नाम था आलूदा, उनके छोटे भाई का नाम था पटलदा। तो ऐसे तो वो पूरा अभिनय करते थे, तो वो अभिनय करते हुए उठे और उन्होंने बांग्ला में कहा, कैनो तू ही चलली को थाए। गुरुदेव ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ चल दिए। उस जन्मजात अभिनेता की आंखें ही अश्रुसिक्त नहीं हुई, दोनों बड़ी बड़ी बूंदों से फूले गाल सिंचित कर उन्होंने रूंधे गले से कहा, आगे मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। महाराज देख तो रहे हैं, अब क्या रह सकता हूँ, परवल को लेकर मैं तो चला आश्रम से बाहर। तो उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से अपने मोटे मोटे आंसू गिरा के कहे, और सारे वहाँ पर लड़कियाँ जो हैं वो घबरा गई कि अब आलूदा परवलदा को तो इस बात को, हालांकि उस दिन हुआ ये कि उसके बाद उनको हफ्ता भर तो आलू परवल नहीं ही मिला। तो ये बात मुझे बहुत मज़ेदार लगी। और इसी तरह से कालू की एक कहानी है। कालू एक किरदार है, कहानी प्रतिनिधि कहानियों में मिलेगा। कालू 5 पन्नों की छोटी सी कहानी है जो मुझे बेहद पसंद है। उसके कंठ में, जैसा मानते हैं कि जो दृष्टिहीन होते हैं उनके कंठ में सुरीलापन अपने आप आ जाता है, सूरदास इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। और इसी अंदाज में हम समाज के अन्य लोगों को अक्सर सूरदासी कह दिया करते हैं। तो कालू भी एक ऐसा छात्र था भिन्न बैकग्राउंड से। आज जो हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका एक असर है कि इस यहाँ पर शांति निकेतन में वो भी छात्र था और वो गाता था और बहुत मधुर गाता था, लेकिन उसका अलग जो बैकग्राउंड था, अलग पृष्ठभूमि थे, वो कैसे अलग होकर कैसे वो अपने आप को सबके साथ महसूस करता था। और सहानुभूति का मतलब क्या प्रेम होता है, और प्रेम और सहानुभूति में अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो क्या हो जाता है, और कई बार हमारी व्यवस्थाएं कैसी होती है, इसको उन्होंने शांति निकेतन के बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छे से रचा है। तो आप ऐसी ऐसी कहानी भी पढ़ सकते हैं। साहित्य में ना, हिंदी साहित्य में कैटेगरी करने की, या किसी भी दुनिया के साहित्य में, हिंदी की ही बात न करूँ, ये कैटेगरी बहुत समय से चली आ रही है कि कुछ साहित्यिक रचनाओं को शास्त्रीय कहते हैं, साहित्यिक कहते हैं, कुछ को सुगम कहते हैं और कुछ को कहते हैं हम पॉपुलर लिटरेचर। बहुत समय पहले पॉपुलर लिटरेचर को सस्ता साहित्य कह दिया जाता था। इसका बहुत विरोध भी बहुत
बहुत समय से हुआ है। गांधी जी का ही सस्ता साहित्य मंडल है, वो रुपयों से सस्ता उसको जोड़ते हैं। सस्ता साहित्य मतलब कि जो कि सिर्फ मनोरंजन का काम करे। हालांकि मनोरंजन का काम इतना हल्का नहीं है, लेकिन जैसे हम फिल्मों को भी बांट के देखते हैं कि ये मास अपील की फिल्में हैं, ये क्लास अपील की हैं, ये क्लासिक है, ये कल्ट मूवी है, ये उसी तरह से आर्ट के बहुत सारे फॉर्म को, गाने को, गायकी से आप देख सकते हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन और मौसम का असर है, नहीं तो मैं इससे थोड़ा अच्छे से बोलती हूँ। गला थोड़ा मेरा कफ से भरा हुआ है। शिवानी पे कार्यक्रम था इसलिए मुझे आना था, क्योंकि पिछले साल 100वें साल से शुरू होकर 101वें साल के जन्मदिन पर ये एक कृतज्ञ पाठक का एक तरह से ग्रैटिट्यूड है कि उनको आप सबके सामने शेयर करना। ये मैं शेयर कर रही हूँ, और मैं संस्मरण नहीं सुना रही, मैं उनके लिटरेचर से आपको शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से हिंदी में बहुत सालों तक शिवानी को क्या कर दिया गया, ये बना दिया गया कि ये तो लोकप्रिय लेखिका है, मानो लोकप्रियता है उनकी दुश्मन हो गई, कि लोकप्रिय है तो शास्त्रीय नहीं है। लेकिन आप उठा के देखिएगा तो उनकी कितनी ही कहानियाँ उनके समकालीन लोगों से कहीं अधिक साहित्यिक और ज़्यादा गहरी। साहित्यिक, जब मैं पॉपुलर और साहित्य की बात कर रही हूँ, तो जो मनोरंजन और विरेचन का काम करता है उस वर्ग के लिए जिसके पास कला के और सशक्त माध्यम नहीं है, उसको पॉपुलर कहते हैं। पॉपुलर और पल्प में बहुत अंतर है। और साहित्यिक कृतियों में जो एक हिंदी में एक खास धारणा बन गई कि जो कम पढ़ी जाती हो, जो बुक शेल्फ में सजा के रखी जाती हो, जिसको पढ़ना मुश्किल हो, उसको साहित्य कहते हैं। अब अंदाज बदल गया। अब हिंदी में भी बेस्ट सेलर और नई वाली हिंदी की एक धूम है, जिसमें बहुत ज़्यादा भाषा जो है, मैं कहूँगी कि ऐसी भाषा जो रील्स की भाषा है, उसमें सब कुछ लिख दिया जाए, सब कुछ खोल दिया जाए, कुछ भी गूढ़ रहस्य, गोपन और दिलचस्पी जगाने वाला नहीं, सब कुछ आपकी कल्पनाशीलता को विकास करने वाला नहीं रहे, वैसा है। तो वैसी चीज़ें बेस्ट सेलर होती हैं, और अब सबको बेस्ट सेलर बनना है। अब बेस्ट सेलर और साहित्य का फर्क भी लोग भूलते जा रहे हैं। तो शिवानी की ये जो रचना है, जिस दौर में लोग मानते थे कि वो शास्त्रीयता से दूर हैं, वो पाठक प्रिय हैं और वो लोकप्रिय हैं, और उनका साहित्य सुगम साहित्य माना जाए, इनका और शरदचंद्र का हिंदी में बहुत सारा समय ऐसा रहा। उस दौर में भी इस रचना को, कृष्णकली को, एक शास्त्रीय साहित्यिक रचना ही माना गया। इसका इतना विस्तार है फलक कि अगर आज के टाइम में इस पर नेटफ्लिक्स पे सीरीज बने तो मुझे लगता है 3 सीज़न तो आराम से निकल जाएंगे। एक कृष्णकली की माँ और उसका पूरा बैकग्राउंड। कृष्णकली इसकी नायिका है, और कृष्णकली की माँ का बैकग्राउंड ऐसे सोचिए कि उसकी बायोलॉजिकल मदर जो है उसको कुष्ठ रोग है, और उसका बायोलॉजिकल फादर भी है, वो भी उसी आश्रम में, कुष्ठ रोगियों को पहले अलग कर देते थे, अलग रखते थे, उसी आश्रम में मिलते हैं। और वो दूसरे दोनों 2 धर्मों के हैं। तो ऐसा बच्चा जिसके माता पिता रोगी हों, जिनका धर्म का भी पता नहीं, उसको कौन स्वीकारेगा? और उसको जन्म दिलवाने वाली, प्रसव करवाने वाली जो डॉक्टर है, उसका बहुत मन है कि वो बच्ची जिंदा रह जाए, तो वो चुपके से एक दूसरी स्त्री को दे देती है इसका दूध पिलाने के लिए, क्योंकि पार्वती ने तो, इसकी माँ ने तो कह दिया कि मैं इसका गला दबा दूंगी। और 2-3 कहानियाँ भी हैं शिवानी की ऐसे कि जो पैदा होते ही माओ ने अपने बच्चों को मार दिया। आज भी हम देखते हैं कि बच्चे घूरे पे मिलते हैं, लड़कियाँ फेंकी हुई मिलती हैं, लेकिन कई बार वो लड़कियों के कारण से नहीं, कई बार अलग अलग। जैसे करिए छिमा एक कहानी है जिसमें वो मार देती है कि उसके चेहरे से उसके पिता की झलक आती है, और उसका पिता समाज में बहुत प्रशंसित सज्जन संत आदमी है, तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए वो अपने बच्चे को मारकर वो जेल भी चली जाती है। बहुत बहुत डायमेंशनल कहानियाँ हैं, और सिर्फ स्त्री की नहीं, समाज की बनावट, समाज ही आखिर ऐसा क्यों है। तो ये जो है, जो मैं हाथ में ली हुई हूँ, ये तो आप ज़रूर पढ़ के देखिए, क्योंकि पन्ना नाम की जिस स्त्री को दिया जाता है, वो अपने जो उनके क्या कहें कोठे होते हैं, पुराने समय में जो अलग अलग किस्म की कवायतें होती थी, जिसमें एक गाने बजाने का व्यवसाय करती थी, पेशा करती थी,
और जो अपने नृत्य और गायन से लोगों का मनोरंजन करके धन उपार्जन करती थी। और ये कैटेगरी अलग होती थी। बहुत सारी उपशास्त्रीय संगीत की विधाएं भी इन्हीं तवायफों ने बचा के रखा। जब हमें हमारे देश को आज़ादी मिली तो रेडियो से प्रसारण के लिए भी सुगम संगीत के लिए यही लोग गए। तो ये जो जब हम बाई सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, जैसे आपने अख्तरी बाई सुना होगा, गुलाब बाई सुना होगा ना। तो ये सारे, या जैसे नरगिस की माँ ही थी, तो बनारस में भी ऐसे बहुत घराने हैं। और ये लोग गाती थी और बहुत रियाज करते थे, तो इनके पूरे घराने होते थे। तो इनकी माँ का एक घराना था, वो अपनी बड़ी बहन से विरोध कर दी गई क्योंकि उनको किसी से प्रेम हो गया था। और ऑब्वियसली इनका ये देह का पेशा नहीं करती थी, लेकिन इनके प्रेमी तो होते थे और किसी के साथ लंबा संबंध चलता था, बच्चे भी होते थे। तो वो अपने चरम में थी, अपने पेशे के चरम में थी। उनका नाम बहुत था, रसूख तब था, और वो समय वो गर्भवती हो गई। तो उनकी बड़ी बहन जो मालकिन थी इस कोटे की, उसने मना किया और तमाम तरह से चीज़ें कही। तो उसके विरोध में वो उसको छोड़ के चली गई कि उसको जन्म देगी, और उसका बच्चा तो पैदा होते ही लड़की ही हुई, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कृष्ण कली को उसने डॉक्टर ने दे दिया, और जब ये जिंदा हो गई तो उसको बताया, छुपाया नहीं। ये अब यहाँ से आती है ईसाई मिशनरियों के स्वभाव की, कि वो छुपाते नहीं है, वो धोखे में नहीं रखते हैं, वो पश्चाताप और इसमें यकीन करते हैं। तो ये लेकर आती है, और ये पूरी कहानी अब फिर वो तवायफों के घराने की है, कि वो घराना कैसा है, वहाँ कैसे लोग आते हैं। तो एक सीजन तो उसी पे चला जाएगा। मैं आपको आज के फ्रेम में इस कहानी को बताती हूँ। फिर तीसरा आता है कली जब बड़ी हो जाती है। एकदम वो चुप दब्बू नायिका नहीं है। एक दिन उसकी माँ उसकी हरकतों से, उसकी माँ उसको लेके आ जाती है, जो उसकी पालिका माँ है, उसने कभी नहीं बताया, उसको लेके आ जाती है, उसको पढ़ाती लिखाती है। लेकिन जो उसके विद्रोही तेवर है, उससे काफ़ी पजल है, परेशान है। एक दिन बहुत पुराने प्रेमी से मुलाकात होती है और सब अपना रोना धोना बता रही होती है। तो उस सारी कहानी को बैकग्राउंड में कली सुन लेती है, और उस दिन से वो अपनी उस माँ को भी छोड़ के चली जाती है। ये मैं शॉर्ट में कहानी आपको बता रही हूँ। ये उपन्यास का फलक इतना है कि लगभग आधे उपन्यास तक ये बात खुलती नहीं है कली पर। फिर उसकी कहानी, उसके स्ट्रगल है। तो इसके बहुत सुंदर सुंदर हिस्से हैं। तो मुझे तो कैसे देखें, यहाँ से देखते हैं। बड़ी दी, तुम सबके आशीर्वाद से मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। तुमने उस दिन कहा था ना, एक न एक दिन मुझे लौटकर तुम्हारी शरण में ही आना होगा। अब तुम्हारी शरण में दो प्राणी एक साथ आ रहे हैं, तुम्हारी पन्ना। अब जो मालकिन उसकी बड़ी बहन थी, उसी को एक बार जी में आया, चिट्ठी फाड़ कर फेंक दे। क्या बड़ी थी रह गई शरण देने वाली। सुदर्शन पठान पिता और पहाड़ी सुंदरी माँ की पुत्री निश्चय ही एक दिन अपूर्व सुंदरी होगी, और नारी सौंदर्य की विलक्षण पारखी बड़ी दी फिर क्या उसे जाने देगी। और क्या पता रूठी बड़ी दी उसे लेने ही ना आए। पर पन्ना की चिंता व्यर्थ थी। वो पहुंची तो बड़ी दी अपने दल बल के साथ उसे स्टेशन पर लेने उपस्थित थी। पर इस स्नेही चेहरों को देखते ही पन्ना अपनी सारी चिंता, शारीरिक दुर्बलता और मानसिक व्यथा भूल गई। यही तो उसका परिवार था, गोल चिकने चेहरे वाली नेपाली लड़की, चेहरे से भी बड़े जूड़े वाली वाणी सेन, जिसके होठों की हंसी धीरे धीरे बिजली से चमकती आंखों तक फैल जाती। तब उस उद्भासित बड़ी आंखों की दिव्य दृष्टि मैत्री के दो हाथ फैलाकर देखने वाले को सदा के लिए बंदी बना लेती। चीनी सुंदरी मी वांग, कैसे कैसे लोग हैं। देखिए यहाँ चीन की भी लड़की है। तुर्की गुड़िया नीलोफर, जिसे माणिक ने कोहिनूर हीरे के से दाम चुकाकर खरीदा था। उन सबको अनुशासन की एक सामान्य सी खांसी की चाबुक में मारकर सदी ही फौजी टुकड़ी सी साधने वाली स्वयं बड़ी दी के चेहरे को देखकर क्या वह कभी आज तक उन पतले क्रूर होठों की दबी हंसी के रहस्य को जान पाई है। उस स्मित में व्यंग था या करुणा, या मन ही मन वह प्रसन्न होकर कह रही है, क्यों री अकड़बाज छोकरी, आखिर आई न मेरी शरण में। तो यहाँ से शुरू होती है उसकी कहानी, और कितनी जगहों चलती है, और फिर उसको एक घर जैसा घर मिलता है जहाँ वो किराएदार के रूप में रहती है। जो पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ी परिवारों का चित्रण बहुत ज़्यादा है। अब मुझे लगता है मेरा समय पूरा होने वाला है, तो मैं ये हिस्से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जैसे ये सुरंगमा है, इसमें राजनीतिक व्यक्तित्व जो हैं और प्रेम के कारण गलत को समझते हुए भी विवश जो कम उम्र की अकेली
माता पिता नहीं है, पिता उसका नकारा है। और इस किताब में पहली बार, तब मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में समझ में आया कि क्यों बचपन में हमें कई बार नॉवेल पढ़ने से रोका जाता है। जो मैरिटल रेप होते हैं, जिस पर हम बात नहीं करते हैं, इस किताब में पहली बार है। पहली बार मैंने इसको पढ़ा और उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बाहर से जो आवाज़ सुनी है छोटी बच्ची ने, जो उसको संरक्षण देने वाले एक सज्जन पुरुष ने और उसकी बड़ी बहन ने, और अंदर कमरे में क्या हुआ है वो, और वो स्त्री चुपचाप चली जाती है क्योंकि इन लोगों के ऊपर कीचड़ ना आए उस पति के साथ जो ऐसा दुराचारी है, ऐसा दुराचारी पिता जिसके बचपन से ही, भले ही वो कितना भी मानता हो अपनी बेटी को, लेकिन बचपन से ही ऐसी छवि बनी हुई है, वो कहीं भी चला जाता है। और माँ की तो मृत्यु हो गई है, वो माँ जो भोली भाली अपने बड़े से प्रसाद को छोड़कर, एकदम राजकुमारी वाले जीवन को छोड़कर प्रेम में एक ऐसे आदमी के साथ भाग गई। तो एक सबक भी ये देने वाली किताब थी कि प्रेम में ऐसे उटपटांग काम नहीं करने चाहिए। लेकिन सुरंगमा भी उस नियति की शिकार होती है कि जब उसको प्रेम होता है तो वो मना नहीं कर पाती है, और उस न मना करने से वो ऐसे संबंधों में चली जाती है जिसको कभी खुश होना ही नहीं है। तो ये किताब पढ़ते हुए, जब मैंने बचपन में पढ़ा था और जब मैं अब पढ़ रही थी, तो एकदम अलग। 14 फेरे हैं। इसका भी बहुत कलकत्ता वो रही है ना, शांति निकेतन, तो कलकत्ता से पहाड़ तक। और कभी कभी मैं सोचती हूँ, जिससे मैंने शुरू किया था, कि अगर हमारी भाषा में शिवानी नहीं होती तो क्या होता। हमारी भाषा में शिवानी के बाद शिवानी जैसे कोई नहीं हुए, तो आप देखते हैं कि ये पूरा दौर है जिसमें उत्तर भारतीय परिवार में पाकिस्तानी ड्रामे कितने लोकप्रिय हैं। कभी आपने इस पर सोचा है कि पाकिस्तानी ड्रामे क्यों लोकप्रिय हैं हिंदी टीवी सीरियल से ज़्यादा? मिलियंस में उनके यूट्यूब व्यूज़ हैं। भाषा की सुंदरता, किरदार का सही विकास, एक किरदार एक पूरे ड्रामे में सही तरीके से उभर कर आता है कि क्या है, कहानी की रोचकता, पकड़। तो ये पूरा वर्ग जो है, जो ऐसी कहानी खोर वर्ग था, ऐसी कहानी की डिमांड रखता था, ऐसी कहानी पढ़ना चाहता था, अपनी भाषा को सीखने के लिए, अपनी भाषा को उन्नत करने के लिए, अपने आसपास, ऐसा नहीं कि उससे भागी जाए। मतलब 10 पन्ने अमूर्तन में लिखे हुए हैं कि पढ़ने का आगे मन न करे। जो कहानी का पाठक था, जो हमारी पूरी कहानी की परंपरा है, रामायण, आप देखिए रामायण महाभारत तो क्लासिक का दर्जा पाए गए हैं और वह लोकप्रिय भी हैं। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं रामचरितमानस, और रामचरितमानस क्लासिक भी है। तो क्यों? क्योंकि वो एक पूरा वर्ग था जो उससे रिलेट करता था, उसको पढ़ता था, उसको बोलता था, कहता था। तो शिवानी का यही है। अब ये पूरा दौर पाकिस्तानी और कोरियन ड्रामा का है। वो इसलिए आप कह सकते हैं, कारण से देख सकते हैं कि वो ऐसे लोग जिनका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बहुत डिस्कोर्स नहीं करते हैं, जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट में नहीं जाते हैं, जो बहुत कला को कला की तरह, मतलब 1.5 घंटे की फिल्म में अगर एक बिंदु पर एक पंखा नाच रहा है उतनी देर नहीं देख पाते हैं, वैसे लोग। लेकिन उनकी ज़रूरतों के लिए कौन लिखता, कौन आता? और जो हमारी भाषा का स्तर गिरता गया है, नीचे से नीचे होता गया है, हमें अपने को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों, ये बहुत डिस्कशन होता है कि गालियाँ इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं। पिछले दफ़े मैं अंतराग्नि में आई थी, चलते चलते मैंने ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, उसमें लड़कियों के मुंह से भी इतनी मधुर गालियाँ सुनी कि मैं क्या बताऊँ कि क्या महसूस हुआ। तो मैं तो उन लोगों में हूँ जो सिर्फ आचरण की स्वच्छता नहीं, भाषा की भी स्वच्छता जिनके लिए मायने रखता है। क्योंकि मुझे लगता है कि क्रोध में व्यक्ति अपने असली रूप में होता है। असली रूप में अगर वो गाली दे रहा है, तो मैंने इसके बाद बहुत डिस्कस किया अपने 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों से, क्योंकि वही 12वीं के बाद आते हैं पढ़ने के लिए कि क्यों तुम लोग बोलते हो, क्या होता है। तो एक ने कहा कि हमारा फ्रस्ट्रेशन बताने के लिए और कुछ नहीं होता है, हमारा जो पैशनेट फीलिंग है उसको बताने के लिए शब्द नहीं होते हैं। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया कि क्या भाषा सिर्फ सुंदरता को बताने के लिए, भाषा हकीकत को भी बताने के लिए, भाषा किसी के ऊपर व्यंग करने के लिए। आप किसी को ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं भाषा और अंदाज से, और आप किसी को बहुत अच्छा महसूस करा सकते हैं भाषा और अंदाज से। तो शब्दों पे मत जाइए कि आपको गाली वाले शब्द की ज़रूरत है। भाषा तो गालियों से नहीं बनती है, गालियाँ उसके साथ
जुड़कर उसके एक रूप को दिखाते हैं, और जो समाज की मानसिकता है, जो हिंसा है, जो अग्रेशन है वो है। लेकिन हमें अपनी भाषा को दुरुस्त करने के लिए अगर हमें क्लिष्ट या कठिन या मुश्किल लग रही है तो भी पढ़नी चाहिए। और कुछ न सीखें हमें तो हम एक पूरे, आखिर इस टाइम में सेपियंस, अर्ली इंडियंस जैसी किताबें जो हमारी पॉपुलर हिस्ट्री की हैं, इतनी लोकप्रिय है, बहुत सारे टेक्निकल फील्ड के लोग भी इसको बहुत पढ़ते हैं, बहुत मज़े पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे मानव के विकास की बहुत कहानी को बहुत अच्छे ऐसे अंदाज में कहती है। तो ये हमारे समाज की कहानी है जो कहानी के अंदाज में कही हुई है। अगर आप इतिहास को इतिहास की किताबों से न देखें, शिवानी की किताबों से देखें, तो भी पहाड़ के समाज के बदलते हुए रूप और रंग तो देख सकते हैं। उस समाज में स्त्री और पुरुष का चरित्र देख सकते हैं। उस समाज में, उसके कंस्ट्रक्ट में जो ऊपर के जो सामंती मानसिकता आज भी नहीं गई है कि जो मंत्री होंगे वो कैसे होंगे, और मंत्री होते ही हम उनको जन सेवक की जगह हम उनको जन शासक मान लेते हैं। शासक तो है लेकिन अंततः वो सेवक है ना, क्योंकि हमने उनको चुन के भेजा है। लेकिन ये लोकतंत्र हमारे अंदर आया नहीं, ये सब कुछ है, गहन पॉलिटिक्स है इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे एंगल से बताया कि शिवानी की उपयोगिता आज के समय में हमारे सिर्फ इतिहास को जानने के लिए नहीं, 50 साल पहले के पहाड़ को जानने के लिए नहीं, कहाँ चलते चलते आज हम यहाँ पहुँचे हैं, कैसे कैसे हमारी लड़ाइयाँ रही हैं, और कौन सी चीज़ें दुखद परंतु आज भी अपरिवर्तनीय है। रास्ते में एक सज्जन अयोध्या आ रहे थे, वो गोदान की बहुत तारीफ, हिंदी की किताबें देख के लोग ना प्रेमचंद की बात ज़रूर करते हैं, तो वो गोदान की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गोदान में आज भी बहुत अच्छा लगता है और लगता है आज की ही कहानी है। मैंने कहा ये सुख की बात नहीं कि गोदान आज की कहानी है। अगर शोषक बदल गए हैं और शोषित आज भी वही है, अगर हम आज़ाद देश में भी किसान की वही स्थिति देख रहे हैं जो हो रही है, तो अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम शिवानी की नायिकाओं जैसी स्थितियाँ आज भी देख रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन शिवानी की यही खूबी है कि वो हमें पीछे से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ों से संपन्न करती हैं। और अंत में बस यही कहूँगी कि किताबों तक जाइए, क्योंकि वो हमारी कल्पनाशीलता को विकसित करते हैं। वो शिवानी के लिए नहीं, वो तो लिख के चली गई, जहाँ भी होंगी बहुत मज़े में होंगी, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन किताबों को पढ़ें, इन खूबसूरत विवरणों में जाएं। विवरण, विचार और वर्णन की अलग अलग भाषा, चित्र की अलग अलग भाषा नहीं आती है, तो हम सीख सकें, शायद अपने को कहना सीख सकें। शुक्रिया।